दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करने वाले हैं जिसे सुनकर आप सब इमोशनल हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एन से, जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ स्विट्जरलैंड की एक यूथेशिया यानी इच्छा मृत्यु संस्था से फोन पर बात कर रहा है। वहाँ का ऑफिसर उससे पूछता है कि मिस्टर एरन, क्या आपने खुद 25 दिसंबर के लिए इच्छा मृत्यु की रिक्वेस्ट डाली है? एरन ठंडी सांस लेते हुए बेहद शांत आवाज में कहता है, हाँ मैंने ही डाली है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने कभी अपनी जिंदगी खुलकर जीने का सपना देखा हो, आज वो खुद अपनी मौत की तारीख तय कर रहा है। संस्था की तरफ से उसकी रिक्वेस्ट को मंजूरी मिल जाती है और उसे अपनी आखिरी चीजें संभालने के लिए 15 डेज का समय दिया जाता है। जैसे ही एरन फोन रखता है तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी वाइफ मिकासा हाथ में एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट बॉक्स लिए मुस्कुराते हुए अंदर आती है। वो बेहद प्यार से कहती है, एरन हैप्पी बर्थडे। एरन उसकी तरफ देखता है और एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, मिकासा मेरा बर्थडे कल था। ये सुनते ही मिकासा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। अपनी गलती छुपाने के लिए वो बहाना बनाती है कि ऑफिस के काम के चक्कर में वो बिल्कुल भूल गई थी। वो तुरंत एरन के पैरों के पास बैठ जाती है और उसके पैरालाइज पैरों की मालिश करने लगती है। वो इतनी मेहनत से मालिश करती है कि उसके हाथ लाल हो जाते हैं, लेकिन एरन को अपने पैरों में कोई महसूस नहीं होता। तभी अचानक मिकासा का फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्ची मुस्कान आ जाती है जो एरन ने पिछले कई सालों से नहीं देखी थी। मिकासा तुरंत खड़ी होती है और कहती है, एरन ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी आती हूँ। और वो तेजी से बाहर भाग जाती है। मिकासा को इतनी खुशी से हंसते हुए देखकर एरन पुरानी यादों में खो जाता है। जब वे 18 इयर्स के थे तब दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। दोनों ने साथ मिलकर पढ़ाई की और देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में 700 से ज्यादा मार्क्स लाकर इतिहास रच दिया था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कॉलेज शुरू होने से ठीक एक दिन पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। उस खतरनाक मोड़ पर एरन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मिकासा को धक्का देकर बचा लिया। दोस्तों, यही वो पल था जिसने इन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मिकासा को एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन एरन ने हमेशा के लिए अपने दोनों पैर खो दिए। इसी साल एक प्लेन क्रैश में एन के माता पिता की भी मौत हो गई, जिससे वो गहरे डिप्रेशन में चला गया। मिकासा ने एन की ये हालत देखकर और समाज के मोरल प्रेशर में आकर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उससे शादी कर ली और वादा किया कि वो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगी। पिछले 3 इयर्स से दुनिया की नजरों में वो एक परफेक्ट पत्नी बनी हुई थी, लेकिन ठीक 15 डेज पहले एरन के हाथ मिकासा की एक सीक्रेट डायरी लग गई। उस डायरी को पढ़कर एरन की रूह कांप गई। मिकासा ने उसमें लिखा था कि इस अपाहिज पति के साथ रहना उसके लिए एकदम घूंटू जेल जैसा है। वो हर पल घुट घुट कर जी रही है और उसने यहाँ तक लिखा कि काश एरन ने उसे एक्सीडेंट में न बचाया होता, ताकि उसे इस एहसान के बोझ तले न जीना पड़ता। डायरी के आखिरी पन्नों में उसने कबूल किया था कि उसे लाइट नाम के एक नए और तंदुरुस्त लड़के से प्यार हो गया है, जो बिल्कुल पुराने एन जैसा दिखता है। डायरी पढ़ने के अगले ही दिन एन के फोन पर लाइट का एक धमकी भरा मैसेज आया। लाइट ने लिखा था, एन मुझे पता चला है कि तुम्हारे पैर जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते। तुम एक अपाहिज हो, प्लीज मिकासा का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से वो रोज अंदर ही अंदर मर रही है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो उसे तलाक दे दो और हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। इसके साथ ही लाइट ने मिकासा की दर्जनों इंटीमेट तस्वीरें भेजी। कहीं मिकासा उसके लिए कॉफी बना रही थी, कहीं उसकी बाइक पर बैठकर सेल्फी ले रही थी, तो कहीं समंदर के किनारे उसके कदमों के निशानों पर चल रही थी। ये सब देखकर एरन का दिल पूरी तरह टूट चुका था, पर उस तीसरे बंदे की हिम्मत तो देखिए, वो यहीं पर ही नहीं रुका। लाइट उसे हर रोज नई तस्वीरें भेजने लगा, जिन पर टाइम और डेट का वाटरमार्क होता था। 25 नवंबर को वे पार्क में घूम रहे थे। 26 नवंबर को उन्होंने साथ में मिट्टी का बर्तन बनाया और 25 दिसंबर को वे एक रोमांटिक म्यूजिक कॉन्सर्ट में थे। ये सारी तारीखें और समय बिल्कुल उसी वक्त से मैच कर रहे थे जब मिकासा ने एरन को फोन करके कहा था कि वो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही है। यहाँ तक कि कल जब एरन का जन्मदिन था और वो पूरी रात घर पर अकेले उसका इंतजार कर रहा था, तब मिकासा असल में लाइट के साथ आसमान में आतिशबाजी देख रही थी। अपनी पत्नी का यह भयानक धोखा देखने के बाद एरन ने खिड़की के पास बैठकर पूरी रात बिताई और अगली सुबह चुपचाप स्विट्जरलैंड की संस्था को अपनी मौत के सारे दस्तावेज भेज दिए। उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को इस दर्द से और मिकासा को उसके एहसान के बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। उसी शाम मिकासा जब घर लौटती है तो वो बहुत ही मीठी आवाज में कहती है, एरन चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगी। एरन उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मैं वहाँ की पहली बर्फबारी देखना चाहता हूँ। मिकासा हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन यहाँ भी तो 1 महीने में बर्फ गिरने वाली है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी दूर जाना सही नहीं होगा। लेकिन एन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 15 डेज बचे हैं। हर बार लाइट से मिलने के बाद मिकासा के अंदर जो गिल्ट पैदा होता था, उसी के कारण वो एरन की बात मान जाती है और क्रिसमस के दिन की स्विट्जरलैंड की फ्लाइट टिकट बुक कर देती है। एरन तुरंत अपने फोन में एक टाइमर सेट करता है, जिसका नाम वो रखता है डेथ काउंटडाउन।
अगली सुबह एरन टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा होता है। मिकासा सुबह 10 बजे सोकर उठती है और डायरी में झांकती है जहां एरन ने अपनी आखिरी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई हुई थी। उसमें लिखा था पुराने घर जाना, दोस्तों से मिलना, झील के किनारे कबूतरों को दाना खिलाना और एक बार में जाकर जमकर शराब पीना। मिकासा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने 7 इयर्स की उम्र में भी ऐसी ही एक विश लिस्ट बनाई थी ना, बंजी जंपिंग और स्कीइंग जैसी चीजें। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे साथ कहीं भी कूदने को तैयार हो जाती थी। एरन कहता है, हाँ, बहुत दिनों बाद तुम्हें इस तरह हंसते हुए देखा है। ये सुनते ही मिकासा की मुस्कान गायब हो जाती है और वो असहज हो जाती है। तभी उसका फोन बजता है और वो फिर से ऑफिस का काम कहकर घर से निकल जाती है। एरन मुस्कुराता है और अपनी डायरी के हेडिंग को बदलकर लिख देता है, इच्छा मृत्यु की आखिरी लिस्ट। तभी लाइट का एक और मैसेज आता है जिसमें वो मिकास की कार की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। एरन अब रोता नहीं है बल्कि वो उस फोटो का प्रिंट आउट निकालता है और उसे दराज में बंद कर देता है जहाँ उसने लाइट के भेजे सारे सबूत जमा कर रखे हैं। वो मरने से पहले मिकासा के सामने लाइट का असली और लालची चेहरा लाना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक मिकासा बिजनेस ट्रिप के बहाने गायब रहती है और लाइट जानबूझकर उसकी लोकेशन एरन को भेजता रहता है। एरन अकेले ही व्हीलचेयर पर अपनी 10th विश पूरी करने एक खूबसूरत पार्क में जाता है। तभी उसकी नजर दूर बैठे मिकासा और लाइट पर पड़ती है जो एक ही थाली में एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अचानक मिकासा खड़ी होती है, स्टेज पर खड़े एक स्ट्रीट सिंगर से गिटार लेती है और माइक पर कहती है, ये गाना मेरे सबसे प्यारे लड़के लाइट के लिए। मिकासा बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज में एक रोमांटिक गाना गाने लगती है। आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और एक लड़का पूछता है, क्या यह कोई ओरिजिनल गाना है? व्हीलचेयर पर बैठा एरन अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बुदबुदाता है, हाँ, ये ओरिजिनल है, इसे इसने 16th ईयर्स की उम्र में खुद कंपोज किया था। अब देखना यह है कि क्या एरन वाकई में इस दुनिया को अलविदा कह देगा या फिर मिकासा को अपनी गलती का एहसास समय रहते हो जाएगा। दोस्तों, एरन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि वो गाना कभी उसके लिए बना था। जब वे हाई स्कूल में थे तब मिकासा ने खुद उस गाने को कंपोज किया था और पूरा स्कूल एरन के लिए चिल्लाता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका था और वो गाना अब एरन के लिए नहीं बल्कि लाइट के लिए था। एरन को इस तरह रोता देख वहाँ मौजूद लड़के चौंक जाते हैं और उसे टिश्यू पेपर देते हैं। एरन अपनी आंखों को साफ करता है और चुपचाप वहाँ से अपनी व्हीलचेयर लेकर चला जाता है। इसके बाद एरन अपनी लिस्ट की 90 विश पूरी करने अपने पुराने स्कूल जाता है। वो उस मैदान और लाइब्रेरी को देखता है जहाँ कभी उन दोनों ने खूबसूरत वक्त बिताया था। तभी एरन की नजर उस पेड़ पर पड़ती है जिसे मिकासा ने खुद अपने हाथों से लगाया था और उसकी जड़ पर लिखा था, मिकासा हमेशा एरन से प्यार करेगी। एरन अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस लिखे हुए नाम को हमेशा के लिए मिटा देता है क्योंकि जो प्यार अब बचा ही नहीं उसे संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं था। इसके बाद एरन सीधा सरकारी ऑफिस जाता है ताकि वो अपना नाम हमेशा के लिए सरकारी रिकॉर्ड से हटा सके। वहाँ का ऑफिसर कहता है कि बिना मौत के यह मुमकिन नहीं है। तब एरन अपनी इच्छा मृत्यु का सर्टिफिकेट और डिप्रेशन की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। एरन कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई परेशान हो। ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और एरन वहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही एरन ऑफिस से बाहर आता है तभी सामने से मिकासा आ जाती है। वो एरन को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एरन उससे उल्टा सवाल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मिकासा घबरा जाती है और कहती है कि वो बस दोस्तों के साथ खाना खाने आई थी। तभी कार का दरवाजा खुलता है और लाइट बाहर आता है। वो बड़े प्यार से एरन को जीजाजी कहता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एरन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं अपने बर्थडे की विश पूरी करने आया था और अब फोटो खिंचाने जा रहा हूँ। लाइट तुरंत कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। वे तीनों फोटो स्टूडियो पहुंच जाते हैं जहां काउंटर पर बैठा आदमी मिकासा और लाइट को देखकर समझता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और उनके लुक की तारीफ करता है। यह सुनकर मिकासा घबरा जाती है और कहती है कि मेरे पति पीछे व्हीलचेयर पर बैठे हैं। वहाँ खड़ा स्टाफ माफी मांगता है क्योंकि मिकासा और लाइट सच में एक कपल जैसे दिख रहे थे। एरन ये सब चुपचाप देखता रहता है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब वो और मिकासा घंटों बातें किया करते थे, पर आज उनके बीच सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था। इसके बाद लाइट एक नया आइडिया देता है और कहता है कि जीजाजी के पैर खराब हैं, इसलिए पहले मैं और मिकासा फोटो खिंचाकर पोज चेक कर लेते ताकि बाद में जीजाजी को आसानी हो। एरन के कुछ बोलने से पहले ही लाइट उसे लेकर चला जाता है। स्टूडियो के अंदर दोनों कैमरे के सामने हंसने लगते हैं और लाइट बड़े प्यार से मिकासा के गालों को छूता है। इन बाहर बैठकर अपनी पत्नी को किसी और के साथ इतना खुश देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता। एन वहाँ के फोटोग्राफर को बुलाता है और कहता है कि मेरी एक सिंगल फोटो क्लिक कर दो, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए।
फोटोग्राफर उसे समझाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अच्छी नहीं लगेगी, पर एन जिद पर अड़ा रहता है क्योंकि वो जानता है कि यही फोटो उसकी मौत के बाद काम आने वाली है। फोटो क्लिक होने के बाद मिकासा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका गिल्ट बढ़ जाता है। वो एरन को खुश करने के लिए कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस खरीद देती हूँ। वे तीनों मॉल जाते हैं, जहाँ अचानक मिकासा को ऑफिस का एक फोन आता है और वो बात करने के लिए बेसमेंट की तरफ चली जाती है। एरन कहता है कि मुझे कुछ नहीं खरीदना और मैं घर जा रहा हूँ, जिसके बाद लाइट उसकी व्हीलचेयर को लिफ्ट की तरफ ले जाने लगता है। तभी अचानक मॉल में फायर अलार्म बज जाता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और उस भीड़ में एरन की व्हीलचेयर पलट जाती है। एरन जमीन पर गिर जाता है और लोग उसके ऊपर पैर रखकर भागने लगते हैं। एरन किसी तरह साइड की रेलिंग को पकड़ता है और ऊपर देखता है। वो देखता है कि मिकासा भीड़ को चीरती हुई अंदर आ रही है और वो सीधे जाकर लाइट को गले लगा लेती है। मिकासा रोते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। लाइट जमीन पर गिरे हुए एरन की तरफ देखता है और कहता है कि जीजाजी नीचे गिर गए हैं। मिकासा पीछे मुड़ती है और एरन की हालत देखकर दंग रह जाती है। वो तुरंत लाइट को छोड़ती है और एरन को उठाते माफी मांगती है कि भीड़ की वजह से उसने एरन को नहीं देखा था। एन बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। एन को याद आता है कि हाई स्कूल में जब कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया था, तब मिकासा चाकू लेकर उन गुंडों से भिड़ गई थी। मिकासा के पास आज भी किसी के लिए जान दांव पर लगाने की हिम्मत थी, बस वो इंसान बदल चुका था। घर आने के बाद मिकासा बहुत रोती है और एरन के जख्मों पर पट्टी लगाती है। वो अगले कुछ दिनों तक एरन को छोड़कर कहीं नहीं जाती और हर वक्त उसके पास रहती है। एक रात जब सब सो जाते हैं, तब एरन व्हीलचेयर से स्टडी रूम में जाता है और मिकासा की डायरी खोलता है। वहाँ पूरी डायरी में मिकासा ने खुद को कोसते हुए लिखा था कि वो एक बुरी इंसान है। एरन डायरी बंद करके बाहर आता है, तभी मिकासा कमरे से बिना चप्पल पहने भागती हुई आती है। एरन को ठीक देखकर वो चैन की सांस लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। एरन उसकी आंखों में देखता है और पूछता है कि मिकासा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मिकासा अपना सिर हिलाती है और मना कर देती है। एरन जानता था कि अगर वो सच कह देती तो वो उसे खुशी खुशी छोड़ देता, पर मिकासा ने फिर से झूठ चुना। अगले दिन एरन घर के सारे पुराने फोटो फ्रेम तोड़ देता है और कहता है कि ये खराब हो चुके थे। फिर वो बॉम्ब को बुलाकर सारे कपल्स गिफ्ट और कपड़े कचरे में फेंकने को कह देता है। मिकासा पूछती है तो वो कहता है कि इनमें फंगस लग गया था। एरन धीरे धीरे अपने कमरे से अपनी हर एक चीज को हटा देता है और पूरा कमरा खाली हो जाता है, पर मिकासा का ध्यान इस तरफ कभी नहीं जाता। एरन के माता पिता की पुण्यतिथि पर दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। एरन कब्र के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मम्मी पापा, आप वहाँ ठीक तो है ना? आप मेरी चिंता मत करना, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। यह सुनकर मिकासा का दिल बैठ जाता है, क्योंकि एरन ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी पीछे से लाइट की आवाज आती है। वो लंगड़ाते हुए चल रहा था और कहता है कि बारिश की वजह से मेरा पैर मुड़ गया है। मिकासा तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लेती है और लाइट रोते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगी? मिकासा बिना सोचे समझे हाँ कह देती है और एरन से कहती है कि तुम यहाँ माता पापा से बातें करो, मैं अभी हॉस्पिटल से आती हूँ। वो दोनों एरन को कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। एरन पूरे 3 आवर्स तक बारिश में उनका इंतजार करता है, पर कोई नहीं आता। एरन खुद अपनी व्हीलचेयर से नीचे जाने की कोशिश करता है, पर रास्ता बहुत ढलान वाला था। व्हीलचेयर रेलिंग से टकराकर पलट जाती है और इन पत्थरों पर नीचे गिरता चला जाता है। उसके सिर और हाथ से खून बहने लगता है और वो बारिश में अकेला जमीन पर पड़ा रहता है। अब देखना यह है कि क्या एरन इस हादसे में बच पाएगा या स्विट्जरलैंड जाने से पहले ही उसकी जान चली जाएगी। दोस्तों, बारिश की वजह से एरन की व्हीलचेयर ढलान से नीचे गिर जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ठंड और दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। काफी देर तड़पने के बाद फाइनली मिकासा वहाँ छाता लेकर भागती हुई आती है और रोते हुए एरन से माफी मांगती है। एरन उसकी तरफ सूनी आंखों से देखता है और सोचता है कि अगर आज मेरे पैर होते तो मैं कब का यहाँ से जा चुका होता। मिकासा का दिल अंदर से कांप जाता है और वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कसम खाती है कि इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक मिकासा गिल्ट की वजह से एरन के आसपास ही रहती है। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है, जैसे 7 साल पहले रखती थी। लेकिन एरन जानता था कि बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता और वो बस अपने आखिरी दिन गिन रहा था। क्रिसमस की रात दोनों की फ्लाइट स्विट्जरलैंड लैंड करती है। होटल पहुंचते ही मिकासा को एक फोन आता है और वो कहती है कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी वापस इंडिया जाना होगा। एरन उससे पूछता है कि क्या जाना बहुत जरूरी है, तो मिकासा बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। वो एन से कहती है कि तुम कल तक अकेले ही यहाँ बर्फ देखो, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगी। एन उसे नहीं रोकता क्योंकि वो जानता था कि कल मिकासा को लेने के लिए वो इस दुनिया में बचेगा ही नहीं। एन पूरी रात होटल की खिड़की के पास बैठकर बर्फबारी का इंतजार करता है, पर मौसम विभाग का वो प्रेडिक्शन भी झूठा निकला। सुबह होते ही उसके फोन पर लाइट का एक मैसेज आता है जिसमें मिकासा हॉस्पिटल में बैठकर बड़े प्यार से लाइट को संतरा छीलकर खिला रही थी। एन उस फोटो को देखता है और एक ठंडी सांस लेकर अपनी व्हीलचेयर से सीधा इच्छा मृत्यु संस्था की तरफ निकल जाता है।
अंदर जाने से पहले वो आखिरी बार आसमान को देखता है और सोचता है कि मिकासा की तरह इस मौसम ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो मुस्कुराता है और मौत के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ के डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या आप अपनी वाइफ के लिए कोई आखिरी मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो एन मना कर देता है। जैसे ही डॉक्टर उसके शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं, एन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसकी यादों में बचपन के वो खूबसूरत दिन दौड़ने लगते हैं जब वो बिना किसी सहारे के दौड़ सकता था, और आखिरकार एन हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ जब मिकासा हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एक अजीब सा डर सताने लगता है और वो तुरंत स्विट्जरलैंड की फ्लाइट पकड़ लेती है। जब वो होटल के रूम नंबर 6-7 का दरवाजा खोलती है तो अंदर सिर्फ सन्नाटा था। एरन वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। मिकासा पागलों की तरह एरन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है तो पता चलता है कि एरन कल सुबह 10 बजे ही अपना सामान लेकर होटल से जा चुका है। मिकासा को लगता है कि शायद एरन उससे नाराज होकर वापस इंडिया चला गया है। वो तुरंत इंडिया की फ्लाइट टिकट बुक करती है और एयरपोर्ट पर लैंड करते ही अपनी माँ को फोन करती है। उसकी माँ एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी और रोते हुए कहती है कि एरन घर पर नहीं है। जब मिकासा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर की हर एक अलमारी खाली हो चुकी है। एरन ने अपनी सारी चीजें पहले ही घर से हटा दी थी। मिकासा को अचानक याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से एरन घर का सारा सामान कचरे में फेंक रहा था, जिसे वो फंगस का नाम दे रहा था। असल में वो सामान नहीं, बल्कि मिकासा की दी हुई हर एक निशानी को अपनी जिंदगी से डिलीट कर रहा था। मिकासा को एरन का वो आखिरी लुक याद आता है जिसमें प्यार नहीं बल्कि एक अजनबी के लिए कोल्ड फीलिंग्स थी। उसे याद आता है कि कैसे उसने हर बार एरन को तड़पता हुआ छोड़ा और वो लाइट के पास भाग गई। मॉल की वो आग जहाँ एरन जमीन पर गिरा हुआ था और वो लाइट को गले लगा रही थी। मिकासा को समझ आ जाता है कि एरन को उसके और लाइट के अफेयर के बारे में सब पता चल चुका था। घर का वो सन्नाटा मिकासा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी उसकी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, जा और उसे ढूंढ कर ला, क्योंकि तूने उसके साथ बहुत गलत किया है। थप्पड़ खाते ही मिकासा को 7 साल पुराना वो कार एक्सीडेंट याद आता है जब एरन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था और खुद हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गया था। उसे एरन के वो शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि मिकासा, अगर मुझे 10,000 बार भी मौका मिले तो मैं हर बार अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगा। मिकासा रोते हुए सोचती है कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था वो मुझे एक आखिरी मौका जरूर देगा। वो तुरंत अपनी कार की चाबी उठाती है और एरन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एरन अब किसी नए शहर में नहीं बल्कि उस दुनिया में जा चुका है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। मिकासा की ये तलाश अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी, क्योंकि उसने उस सच्चे प्यार को खो दिया था जो उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। दिसंबर के आखिरी 4 डेज बहुत अजीब थे, जो कभी बहुत धीरे तो कभी बहुत तेजी से बीत रहे थे। मिकासा पागलों की तरह हर उस जगह जा रही थी जहां एरन के होने की उम्मीद थी। वो उस हॉस्पिटल गई जहां एरन का इलाज चल रहा था। वहां के डॉक्टर ने बताया कि एरन 1 महीने पहले आखिरी बार अकेले आया था और जब उसे पता चला कि उसके पैर कभी ठीक नहीं हो सकते तो उसने दोबारा आना बंद कर दिया। मिकासा उन पुरानी गलियों में गई जहां वे अक्सर घुमा करते थे। वहां के एक दुकानदार ने बताया कि एरन कुछ दिन पहले अकेला आया था और जब मैंने पूछा कि तुम्हारी वाइफ साथ क्यों नहीं आई तो उसने हंसते हुए सिर्फ 5 वर्ड्स कहे कि हमारा तलाक होने वाला है। मिकासा दौड़कर अपने पुराने स्कूल पहुंची तो वहां के गेटकीपर ने बताया कि एरन कुछ दिन पहले आया था। उसने अपने पुराने दोस्तों को एक आखिरी बार पार्टी दी थी जहां उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम सब हमेशा खुश रहना और मुझे कभी याद मत करना। मिकासा को समझ नहीं आ रहा था कि अगर एरन को उसे छोड़ना ही था तो वो सीधे तलाक मांग सकता था, लेकिन वो अपनी टूटी बॉडी के साथ हर पुरानी जगह जाकर सबको गुड बाय क्यों कह रहा था। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी और मिकासा का दिल भी उस बर्फ की तरह पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने अपने फोन से बाहर की बर्फबारी की एक फोटो क्लिक की और एरन को सेंड कर दी। उसने मैसेज में लिखा, एरन देखो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो, प्लीज वापस आ जाओ। मिकासा पागलों की तरह बिना सोचे समझे लगातार मैसेज टाइप करके भेजे जा रही थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पूरा चैट बॉक्स मिकासा के मैसेजेस से भर चुका था, पर उधर से सिर्फ सन्नाटा था। थक हार कर मिकासा ने अपना आपा खो दिया और उसने फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबाया। उसने अपनी शादी के बाद किए गए धोखे और लाइट के साथ अपने अफेयर की सारी सच बातें एक सही सेकंड्स के वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके सेंड कर दी। जो सच छुपाना कभी उसके लिए पहाड़ जैसा भारी था, आज एरन को खोने के बाद उसने वो सच बहुत आसानी से कबूल कर लिया था। लेकिन इस पछतावे का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिस इंसान से वो माफी मांगना चाहती थी उसे इस दुनिया से गए पूरे 8 डेज हो चुके थे। ठीक तभी मिकासा के फोन पर पुलिस का फोन आता है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या आप मिस्टर एरन की वाइफ मिकासा बात कर रही हैं? प्लीज आप तुरंत वेस्ट पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आपके पति के बारे में कुछ बात करनी है।
पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही मिकासा के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वो बिना चप्पल पहने ही अपनी कार की चाबी उठाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है। वहां पहुंचते ही उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले एरन भी इसी पुलिस स्टेशन आया था। मिकासा अंदर जाती है तो वहां का ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और पूछता है कि क्या आपका एरन से तलाक हो चुका है। तो मिकासा कहती है नहीं, हमारा तलाक नहीं हुआ। ऑफिसर हैरान होकर कहता है कि पिछली बार तो वो कह रहा था कि उसका तलाक होने वाला है, इसलिए वो अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटाने आया था। मिकासा को लगता है कि एरन ने शायद जानबूझकर तलाक नहीं मांगा ताकि वो गायब होकर मिकासा को अपनी गलती का एहसास करा सके। वो खुद को दिलासा दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो ऑफिसर से पूछती है कि क्या एरन अपना नाम रिकॉर्ड से हटवाने आया था। ऑफिसर अपनी टेबल पर रखे भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और गंभीर आवाज में कहता है कि उस वक्त वो जिंदा था, इसलिए मैंने उसका नाम रिकॉर्ड से नहीं हटाया, लेकिन अब तुम यहाँ उसके बचे हुए काम पूरे कर सकती हो क्योंकि अब उसका नाम हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। मिकासा हैरान होकर पूछती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो ऑफिसर कहता है कि कल हमें स्विट्जरलैंड की संस्था से एरन का डेथ सर्टिफिकेट मिला है और एम्बेसी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही मिकासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि झूठ है, वो मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया है, वो मर नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपना 4th जन्मदिन मनाया है और वो स्विट्जरलैंड सिर्फ बर्फबारी देखने गया था, तो वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। मिकासा पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगती है और दर्द से तड़पती हुई पुलिस स्टेशन के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि एरन ने जो भी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी वो असल में उसकी आखिरी वसीयत थी जिसे पूरा करने वो अपनी मौत के पास खुद गया था। दोस्तों, क्या सच में एरन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है या फिर मिकासा की जिंदगी में अभी कोई और भयानक तूफान आना बाकी है? इस दर्दनाक कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको एरन का सच्चा प्यार पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इस पार्ट का टारगेट है सिर्फ 5 के लाइक्स का और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस टारगेट को तुरंत पूरा कर देंगे। दोस्तों, पुलिस स्टेशन में एरन की मौत की खबर सुनकर मिकासा फर्श पर बेहोश हो जाती है और होश में आते ही उसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढती हैं। मिक्सा बहुत थकी हुई आवाज में अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन उसकी माँ की आंखों में सिर्फ गुस्सा और आंसू थे। उसकी माँ रोते हुए मिक्सा का हाथ पकड़ती है और चिल्लाकर पूछती है कि पुलिस कह रही है कि एरन अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या ये सच है? मिक्सा बिल्कुल शांत होकर अपना सिर हिलाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता माँ। यह सुनकर उसकी माँ का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहती है कि तुझे कैसे नहीं पता, वो तेरा पति था, तेरी इस लापरवाही ने उसकी जान ले ली। मिक्सा को बेहोश होने से पहले का सारा मंजर याद आ जाता है और उसका दर्द फिर से जाग उठता है। उसे याद आता है कि एरन कितना जिद्दी था और वो एक बार जो फैसला कर लेता था उससे कभी पीछे नहीं हटता था। उसने आखिरी बार फ्लाइट में बैठने से पहले मिक्सा से पूछा था कि क्या तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। वो असल में इंडिया जाने के बारे में नहीं पूछ रहा था, बल्कि वो पूछ रहा था कि क्या तुम सच में हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हो। और मिक्सा ने लाइट के लिए हाँ कह दिया था। मिक्सा कमरे में रखी खाली व्हीलचेयर को देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि अब वो एरन को कभी वापस नहीं ला सकती थी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की वो पहली बर्फबारी जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर गिरती है। मिकासा तीसरी और आखिरी बार एयरपोर्ट से बाहर कदम रखती है क्योंकि इसके बाद वो इस देश में कभी वापस नहीं आने वाली थी। ठंड बहुत ज्यादा थी पर मिकासा चुपचाप बर्फ में पैदल चलने लगती है। वो एक टैक्सी लेती है और दिग्निता संस्था का एड्रेस बताती है। विदेशी ड्राइवर एड्रेस सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इतनी कम उम्र में आप वहाँ क्यों जा रही हैं? मिकासा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अनजानी बनने का नाटक करती है। जैसे ही टैक्सी रुकती है वो ड्राइवर को बिना चेंज लिए बहुत सारे रुपीस दे देती है। अंदर जाते ही चारों तरफ की चमक दमक देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फर्श पर गिर जाती है। स्टाफ उसे संभालता है तो मिकासा अपनी जेब से वो चॉकलेट निकालती है जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। वो उसे खाती है पर उसका स्वाद उसे बिल्कुल कड़वा लगता है। वो रोते हुए अपनी टूटी आवाज में कहती है कि मैं यहाँ अपने पति एरन को ढूंढने आई हूँ। वो स्टाफ को एरन की मुस्कुराती हुई फोटो दिखाती है। स्टाफ फोटो देखकर पहचान जाता है कि यह वही लड़का है जो क्रिसमस के दिन आया था, पर स्टाफ कहता है कि उसने तो फॉर्म में खुद को सिंगल लिखा था, क्या आप सच में उसकी वाइफ हैं? मिकासा बिना कुछ बोले अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। स्टाफ उसे संभालते हुए ऊपर 7 फ्लोर पर ले जाता है और पूछता है कि एरन उस दिन अकेला आया था, आप उसके साथ क्यों नहीं थी? यह सवाल मिकासा के दिल पर एक नए खंजर की तरह लगता है। स्टाफ उसे सोफे पर बैठाकर खुद अंदर रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। मिकासा वहाँ बैठकर सोचती है कि अगर एरन की आत्मा यहाँ होगी तो वो मुझे देखकर हंसेगा या मुझसे नफरत करेगा। थोड़ी देर बाद 2 स्टाफ मेंबर बाहर आते हैं पर उनके हाथ खाली थे। मिकासा घबरा कर खड़ी होती है और पूछती है कि मेरे एरन की अस्थियां कहाँ हैं। स्टाफ बहुत दुखी होकर कहता है कि मिस्टर एरन की आखिरी वसीयत के मुताबिक हमने उनकी बॉडी को तुरंत क्रीमेट कर दिया था और उनकी अस्थियों को इस देश की पहली बर्फबारी में हवा में उड़ा दिया गया है। मिकासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो स्टाफ के हाथ से एरन की आखिरी फाइल छीन लेती है। उस फाइल में लिखे हर सवाल के आगे एरन ने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, नो।
नीचे इंग्लिश में उसकी आखिरी इच्छा लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे तुरंत जला देना और पहली बर्फ गिरने पर मेरी राख को हवा में बिखेर देना ताकि मेरा कोई निशान बाकी न रहे। मिकासा पागलों की तरह उस बिल्डिंग से बाहर भागती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो बर्फ पर अकेली पड़ी रहती है और ठंडी हवाएं उसके शरीर को सुन्न कर देती है। वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ बर्फ गिर रही थी, पर अब वो रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। इंडिया वापस आने के बाद एरन की प्रेयर मीट रखी जाती है। वहाँ बहुत कम लोग आए थे और सब हैरान थे कि एरन ने इतनी जल्दी अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली। वहाँ न तो एरन की बॉडी थी और न ही उसकी अस्थियां। टेबल पर बस एरन की वो 14 इंचेस की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखी थी जो उसने स्टूडियो में खिंचाई थी। लोग मिकासा से पूछते हैं कि क्या तुमने उसकी कोई भी चीज संभाल कर नहीं रखी, तो मिकासा रोने लगती है। सच तो यह था कि मिकासा ने खुद अपने हाथों से एरन की हर एक याद को मिटा दिया। मिकासा को समझ आता है कि एरन की मौत की असली कातिल कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो खुद थी जिसने एक हंसते खेलते इंसान को अंदर से पूरी तरह मार डाला था। प्रेयर मीट खत्म होने के बाद मिकासा वो अकेली फोटो लेकर अपने सूने घर में आती है। पूरा कमरा एक मुर्दा घर की तरह ठंडा और खाली लग रहा था। मिकासा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और दिन रात सिर्फ शराब पीकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करती है। 20 जनवरी की दोपहर को उसके घर का दरवाजा कोई लगातार पीटने लगता है। मिकासा बहुत मुश्किल से उठती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने लाइट खड़ा था। वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है और कहता है कि मिकासा तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मिकासा उसकी तरफ बहुत ठंडी और नफरत भरी नजरों से देखती है और कहती है कि मेरे सामने से अभी के अभी चले जाओ और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। लाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, पर मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। मिकासा जोर से अपना हाथ पीछे खींचती है और चिल्लाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लाइट हैरान होकर कहता है कि मिकासा तुम ये क्या कह रही हो, हमने साथ में घूमने का प्लान बनाया था, क्या तुम सब भूल गई? वो कहता है कि क्या तुम वो शामें और वो गाना भूल गई जो तुमने मेरे लिए गाया था? जब वो उन यादों का नाम लेता है तो मिकासा को अपनी की हुई सारी गलतियां याद आने लगती हैं और उसका दम घुटने लगता है। वो लाइट को धक्का देती है और कहती है कि वो सब पुराना वक्त था, अब मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और अच्छा होगा कि हम ये सोचे कि हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे। लाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से सब कुछ कैसे मिटा सकती हो। मिकासा उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। वो दीवार के सहारे नीचे बैठ जाती है और एरन की उस फोटो को छाती से लगा लेती है। उसे पता था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस पछतावे और अकेलेपन के अंधेरे में गुजारने वाली थी, क्योंकि उसका एरन अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। इनके जाने के बाद वो सारी बातें अब मिकासा के सिर पर एक पहाड़ जैसा बोझ बन चुकी थी। वो अपनी इस गलती को कभी माफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अपने सच्चे प्यार को धोखा देकर अपने पति को मरने पर मजबूर कर दिया था। वो रोते हुए लाइट से कहती है कि ये सब कभी नहीं होना चाहिए था, मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। लाइट को लगा था कि एरन के मरने के बाद उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया है, पर उसे क्या पता था कि एरन के जाने के बाद मिकासा के दिल पर इतना भारी बोझ आ जाएगा। वो एरन से नफरत करता था और जब उसने देखा कि मिकासा उसके लिए शोक मना रही है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा। लाइट ने कहा कि जो मर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, तुम उसे भूलकर मेरे पास आ जाओ। मिकासा ने पहली बार लाइट का ऐसा पागलपन देखा था, क्योंकि वो तो हमेशा एक सीधे और शांत लड़के जैसा नाटक करता था। सच तो यह था कि कार एक्सीडेंट के बाद से मिकासा कभी चैन से सोई नहीं थी। वो समाज के ताने और एरन की जिम्मेदारी के बीच घुट रही थी और लाइट उसके लिए बस उस घुटन से बाहर निकलने का एक जरिया था। मिकासा हर बार सोचती थी कि ये आखिरी बार है, पर वो इस धोखे के दलदल में धंसती चली गई। मिकासा बिल्कुल चुप होकर लाइट की तरफ अपनी सूनी आंखों से देखने लगती है, जिसे देखकर लाइट की हिम्मत भी टूट जाती है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है और अचानक कोई आकर लाइट के बाल पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लाइट दर्द से चिल्लाता है तो सामने मिकासा की माँ गुस्से में खड़ी थी। उसकी माँ चिल्लाकर कहती है कि इन मरकर भी हमारे घर का दामाद है और तेरे जैसा घटिया लड़का मेरी बेटी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। मिकासा की माँ के सामने लाइट की बोलती बंद हो जाती है और वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद पीछे मुड़ती है और मिकासा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मिकासा दीवार से जा टकराती है और उसकी माँ रोते हुए पूछती है कि क्या एरन ने इस लड़के की वजह से सुसाइड किया है। मिकासा चुप रहती है और उसका ये सन्नाटा ही उसकी माँ को सारा सच बता देता है। उसकी माँ रोते हुए कहती है कि तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, तू भूल गई कि उसने तेरी जान बचाने के लिए अपने पैर खो दिए थे। तूने मुझसे वादा किया था कि तू जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगी, अब मैं मरने के बाद एरन के माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी। मॉल और पुलिस स्टेशन के बाद जब आज अपनी माँ के सामने मिकासा का ये काला सच बाहर आया तो उसे लगा कि उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी थी और आज वो पूरी तरह सड़ चुकी है। मिकासा की माँ पिछले कुछ दिनों से एरन के लिए एक अच्छी कब्र ढूंढ रही थी, भले इनकी अस्थियां नहीं थी, पर वो उसकी याद में एक खाली कब्र बनाना चाहती ताकि वो वहां जाकर उसे याद कर सके।
वो घर पर एन की फोटो लेने आई थी ताकि उसे कब्र के पत्थर पर लगा सके, पर यहाँ आकर उसे ये भयानक सच पता चल गया। वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो सीधे अंदर कमरे में चली गई ताकि वो फोटो ढूंढ सके। मिक्सा भी चुपचाप उसके पीछे जाती है। उसकी माँ जैसे ही प्रिंटर के पास वाले दराज को खोलती है, दोनों दंग रह जाते हैं। वहाँ पेपर्स का एक बहुत बड़ा बंडल रखा था जिसके सबसे ऊपर लिखा था विश लिस्ट, यानी इच्छाओं की लिस्ट। मिक्सा को याद आता है कि स्विट्जरलैंड की टिकट बुक होने के अगले दिन एरन इसी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था और उसने हंसते हुए कहा था कि मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है। मिक्सा तब डर गई थी, पर आज उसे समझ आया कि एरन सच में सब कुछ जानता था। एरन जानता था कि मिक्सा उसके साथ सिर्फ एक मजबूरी में रह रही है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मिक्सा की जिंदगी खराब हो, इसलिए वो चुपचाप एक अजनबी बनकर उसकी जिंदगी से दूर चला गया। मिक्सा पागलों की तरह रोने लगती है और उसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। वो रोते हुए दराज से एन का वो आखिरी पेपर उठाने की कोशिश करती है, पर शराब पीने और कई दिनों से भूखे रहने की वजह से उसके हाथों में जान नहीं थी। उसके हाथ से छूटकर वो सारे पेपर्स फर्श पर बिखर जाते हैं जैसे सफेद बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों। मिक्सा घुटनों के बल जमीन पर बैठती है और जैसे ही वो पहला पेपर उठाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन 23 पेपर्स पर मिक्सा और लाइट के बीच हुई सारी चैट्स और फोन मैसेजेस के प्रिंट आउट्स थे। साथ में उन दोनों की बहुत सारी फोटो भी थी जो मिक्सा ने अपने फोन में छुपा कर रखी थी। मिक्सा का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वो भागकर अपने कमरे में जाती है और अपना बंद पड़ा फोन ऑन करती है। फोन ऑन होते ही मिक्सा गैलरी में जाती है जहां 9 सितंबर के बाद की सारी फोटो गायब थी, क्योंकि उसने उन सारी पर्सनल फोटोज को एक सीक्रेट फोल्डर में छुपाया था जिसका पासवर्ड लाइट का बर्थडे था। मिक्सा जैसे ही वो पासवर्ड डालती है, वहाँ लाइट के साथ उसकी दर्जनों रोमांटिक फोटो सामने आ जाती हैं। ये वही सारी फोटो थी जो लाइट ने मिक्सा के फोन से खींचकर खुद को सेंड की थी ताकि वो एरन को ब्लैकमेल कर सके। मिक्सा को लगता था कि ये फोटो सिर्फ उन दोनों के बीच है और दुनिया का कोई तीसरा इंसान इन्हें कभी नहीं देख सकता, लेकिन आज उसे समझ आया कि उसका पति एक एक फोटो को देख चुका था और उसने हर एक फोटो का प्रिंट आउट निकालकर इस दराज में संभाल कर रखा था। एरन को मिक्सा के धोखे का एक एक सबूत मिल चुका था और वो चुपचाप उस दराज के सामने बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अब देखना यह है कि इस भयानक सच के सामने आने के बाद मिक्सा क्या कदम उठाएगी और कहानी में आगे क्या होने वाला है। एरन ने दराज में जो सबूत छोड़े थे उन्हें देखकर मिकासा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि एरन बहुत दयालु था जो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप मौत के गले लग गया। मिक्सा को उन पेपर्स को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खाली कमरे में खड़े खड़े उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी। वो फर्श पर गिर गई और पागलों की तरह हंसने लगी क्योंकि उसका गिल्ट अब पागलपन बन चुका था। सुबह होते ही उसने अपने घर की चाबी गटर में फेंक दी और सीधे अपनी माँ के पास कब्रिस्तान पहुंच गई। वहाँ उसकी माँ एरन की याद में बनाई खाली कब्र को साफ कर रही थी। मिक्सा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा कि माँ, तुम हमेशा लंबी उम्र जीना और अपना ख्याल रखना। वो अपनी माँ को आखिरी बार विदा करके कार में बैठ गई। उसने सीधा लाइट को मैसेज किया कि क्या तुम हमारे घूमने वाले प्लान पर चलोगे। लाइट अपनी भारी पैकिंग के साथ नीचे आया और मिक्सा के गले लग गया। वो मिक्सा से माफी मांगने लगा कि उस दिन उसने गलत बातें की थी। मिक्सा को लाइट के परफ्यूम से नफरत हो रही थी, पर वो चुप रही। लाइट खुश था कि मिक्सा अब सब भूलकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। लाइट कार में बैठकर लगातार अपनी बातें किए जा रहा था, पर मिक्सा बिल्कुल चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी। तभी लाइट की नजर खिड़की से बाहर पड़ी और उसने देखा कि कार एयरपोर्ट के बजाय शहर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। वो घबराकर पूछता है कि मिक्सा, हम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे? तो मिक्सा बहुत ठंडी आवाज में कहती है कि मौसम खराब है, इसलिए हम कार से समंदर के किनारे जा रहे हैं। लाइट को मिक्सा की बातों पर भरोसा हो गया और वो फिर से अपनी बातें करने लगा। धीरे धीरे रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान और डरावना होने लगा। कार की नेविगेशन स्क्रीन पर जब डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिखाने लगा, तब मिक्सा ने एक अंधेरी पहाड़ी पर कार रोक दी और उसकी लाइट्स बंद कर दी। लाइट हैरान होकर पूछता है कि यहाँ कार क्यों रोकी, तो मिक्सा अपनी आंखें मलते हुए कहती है कि मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज पीछे के बैग से आई ड्रॉप निकाल दो। लाइट तुरंत पीछे झुकता है और मिक्सा के बैग को खोलता है, पर उसे कोई आई ड्रॉप नहीं मिलती, बल्कि उसके हाथ में पेपर्स का एक बंडल आ जाता है। जैसे ही लाइट उन पेपर्स को गौर से देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही सारी चैट्स और फोटो थी जो उसने इनको ब्लैकमेल करने के लिए भेजी थी। वो डर के मारे कांपने लगता है और बैग को पीछे फेंक देता है। तभी मिक्सा कार के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर देती है। मिक्सा अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या ये पेपर्स तुम्हें जाने पहचाने लग रहे हैं। लाइट डर के मारे कार के दरवाजे से चिपक जाता है और झूठी मुस्कान के साथ कहता है, उसने तो सुसाइड किया था, इसमें मेरी क्या गलती है। मिक्सा हंसते हुए कहती है कि हाँ, मुझे पता है उसने सुसाइड किया था, पर उसे मरने पर मजबूर तुमने किया है।
मिक्सा कहती है कि अगर एरन को मारने वाली तलवार मिक्सा थी तो उस तलवार को चलाने वाला हाथ तुम थे। तुम दोनों एरन के कातिल हो और अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मिक्सा कहती है कि आज यहाँ एक जान के बदले जान का खेल खेला जाएगा। लाइट चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एरन को डिप्रेशन है, मैं तो बस चाहता था कि वो तुम्हें छोड़ दे ताकि हम दोनों साथ रह सके। वो मिक्सा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है कि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन मिक्सा पर अब खून सवार हो चुका था। वो लाइट की किसी बात पर भरोसा नहीं करती और गुस्से में कार का एक्सीलेटर पूरी तरह दबा देती है। कार बहुत तेज स्पीड से सीधे सामने वाले पहाड़ के पत्थर से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिना सीट बेल्ट के बैठा लाइट सीधा कार के शीशे से जा टकराता है। कार का कांच टूट जाता है और लाइट का सिर फट जाता है। उसका खून कार के शीशे पर बहने लगता है। मिक्सा स्टीयरिंग छोड़ती है और लाइट की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे सीट से चिपका देती है। वो कहती है कि अगर तुम सारा सच अभी कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें तड़पाए बिना आसानी की मौत दूंगी, वरना तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। लाइट का आधा चेहरा खून से सन चुका था पर वो मिक्सा के चंगुल से छूटने के लिए छटपटाने लगता है। वो पूरी तरह पागल हो जाता है और मिक्सा के हाथ पर अपने दांतों से काट लेता है। वो चिल्लाकर कहता है कि एरन ने खुद अपनी मर्जी से सुसाइड किया है तो मैं उसके लिए अपनी जान क्यों दूं। वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो एरन को सच्चाई बताकर उस पर एहसान किया था, वरना वो अपाहिज जिंदगी भर अपनी बेवफा पत्नी के झूठे प्यार के साए में जीता रहता। वो कहता है कि तुम्हारी वो झूठी बातें एरन के लिए जीते जी मरने जैसी थी और मैंने उसे उस नरक से आजाद कर दिया। लाइट की ये बातें सुनकर मिक्सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लाइट का एक एक शब्द मिक्सा के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था और उसकी पकड़ ढीली हो गई। एरन का असली कातिल कौन है, ये कड़वा सच सुनकर मिक्सा के हाथ पैर बेजान होकर नीचे गिर गए। खुद को आजाद देखकर लाइट और ज्यादा पागल हो गया और हंसते हुए चिल्लाने लगा। वो बोला कि मिक्सा तुमने कहा कि मैंने एरन को मारा है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि एरन को मारने वाली असली कातिल तुम खुद हो। लाइट ने चीखते हुए कहा कि मेरे जैसा अनजान लड़का एरन के लिए कुछ नहीं था। उसे असली नफरत तो अपनी पत्नी यानी तुमसे हुई थी, जिसके साथ वो रोज सोता था। तुमने अपना मन बदला और उसे धोखा दिया, इसी वजह से उसने तंग आकर सुसाइड किया है। लाइट हंसते हुए बोला कि एरन कितना बेवकूफ था जिसने तुम जैसी घटिया लड़की के लिए अपने दोनों पैर खो दिए और बाद में सुसाइड भी कर लिया। तुम दोनों पागल एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम मेरे साथ अफेयर भी चला रही थी और गिल्ट का नाटक भी कर रही थी। अगर तुम्हें एरन का बदला लेना है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं मर जाती ताकि जन्नत में जाकर उससे माफी मांग सको। लाइट ने अपने दिल की सारी भड़ास मिक्सा के मुंह पर निकाल दी और मिक्सा को सीट पर धक्का दे दिया, जो अब एक लाश की तरह बेजान हो चुकी थी। लाइट ने तुरंत कार का लॉक खोला और वो गाड़ी से बाहर कूद गया। वो अंधेरी पहाड़ी पर पागलों की तरह भागने लगा। वो रास्ता बहुत पुराना और सुनसान था, जहाँ कुछ ही दूरी पर लैंडस्लाइड की वजह से एक बहुत गहरी खाई थी। लाइट के पैर डर के मारे कांप रहे थे और जैसे ही वो दौड़ते हुए उस ढलान के पास पहुंचा, उसने देखा कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है बल्कि एक खौफनाक और गहरी खाई है। लाइट का दिल हलक में आ गया क्योंकि पीछे पागल मिक्सा थी और आगे मौत की खाई थी। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत तेज हेडलाइट की सफेद रोशनी पड़ी। लाइट समझ गया कि मिक्सा ने कार स्टार्ट कर दी है और वो उसे कुचलने आ रही है। अपनी जान बचाने के लिए लाइट ने बिना सोचे समझे पास की झाड़ियों के नीचे छलांग लगा दी। नीचे पत्थरों और नुकीली लकड़ियों की वजह से उसका पैर टूट गया और वो वहीं फंस गया। दोस्तों, मिक्सा की कार उस गहरी खाई में गिरने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जलकर राख हो जाती है। मिक्सा ने अपने धोखे और गिल्ट की सजा खुद को खत्म करके भुगती और लाइट अब जिंदगी भर उस टूटे हुए पैर के साथ पुलिस के खौफ और इस भयानक मंजर के साए में तड़पने वाला था। पर सबसे बड़ा दर्द तो उस सच्चे प्यारन का था जिसने अपनी जान देकर भी अपनी वसीयत में मिक्सा के लिए सिर्फ खामोशी चुनी। इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत हमें सिखाता है कि जो इंसान आपसे बेपनाह प्यार करता है उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो जिंदगी में सिर्फ ऐसी ही खौफनाक तबाही बचती है। अगर एरन की इस अधूरी और दर्दनाक कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हमारा टारगेट है सिर्फ 2K लाइक्स का और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एरन के इस सच्चे प्यार के लिए इस टारगेट को बहुत जल्द पूरा कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी ही और धमाकेदार कहानियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई सीरीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। बाय बाय।